नीट विवाद पर एनएसयूआई का प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। पेपर लीक के तमाम सबूत आने के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और एनएसयूआई जो कि कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग है, उसकी तरफ से इस वक्त जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता ये डिमांड कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। और अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं कई कार्यकर्ता। क्या हो रहा है जरा बताएं, आप वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर ही मौजूद हूं, जिसके आगे अतुल ग्रुप रोड तक लगभग 200 मीटर तक अनुमति दी गई थी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को मार्च के लिए, लेकिन वो इससे भी आगे जाना चाहते हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको यहां से दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि खुद एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वरुण चौधरी, वो खुद बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और तमाम कार्यकर्ता भी बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। उनकी मांग है कि इस बैरिकेडिंग को यहाँ से हटाया जाए और उन्हें संसद तक मार्च करने की अनुमति दी जाए। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर रखे हैं। ये बड़ी बैरिकेडिंग के उस पार भी तमाम सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं और उसके अलावा वाटर कैनन अभी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जाए। लेकिन लगातार एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। उनकी सीधी सीधी मांग ये है कि एनटीए को पूरी तरीके से स्क्रैप किया जाना चाहिए और जो नीट के एग्जाम कराए गए थे, सभी 24 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए जो परीक्षा कराई गई थी, उसे रद्द करने के बाद दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। उसके अलावा जो उनकी तीसरी सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि वो शिक्षा मंत्री को के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ये इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बार बार उनके स्टेटमेंट्स बदलते रहे। तो ये तीन प्रमुख मांगों के साथ कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने आज प्रदर्शन किया और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में देश के सभी राज्यों से लगभग प्रतिनिधि पहुंचे थे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्हें जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। लेकिन यह प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग को हटाने का भी प्रयास लगातार जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो इस बैरिकेडिंग को इसी जगह पर लगाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है जिसमें कि छात्र वो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि इस बैरिकेडिंग को पार करके वो कुछ दूर और मार्च निकाले, लेकिन चूंकि संसद का सत्र भी चल रहा है वहां तक जाने की बिल्कुल तस्वीरें हम तक अभिजीत पहुंचा रहे हैं किस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता जोरदार हंगामा कर रहे हैं और इस पूरे मामले में पेपर रद्द करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिजीत आपका। नीट में धांधली को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इन छात्रों से बात की हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर क्रांतिकारी युवा संगठन के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारी मुख्य मांगे ये हैं, सबसे पहले जो नेशनल ठग एजेंसी है, जो सिर्फ इस 18 जून को कैंसिल किए गए नेट एग्जाम के बाद नहीं, कई एग्जामों में, नीट के एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में, एनसीईटी के एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में इस देश के युवाओं को, लाखों लाख युवाओं को, बहुसंख्यक युवाओं को धोखा देती आ रही है। उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, नेशनल ठग एजेंसी को तुरंत भंग किया जाए। देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से एनटीए के तहत जो धांधली हो रही है, एक सवाल मैं जनता से पूछना चाहूँगी कि जो व्यक्ति अपने बाप के पैसे से 40 लाख 30 लाख रुपए दे करके नीट का पेपर पास कर ले रहा है, वो डॉक्टर जिस तरीके से बिना कुछ पढ़े बन जाएगा तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ेगी। और जो व्यक्ति एनटीए के तहत नेट का एग्ज़ाम दे करके जो 30 लाख 40 लाख रुपए दे करके प्रोफेसर बन जाएगा तो हमारे आने वाले देश के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको कैसी शिक्षा मिलेगी? इस पे आप लोगों के ऊपर सोचने के लिए मैंने ये सवाल आपके लिए छोड़ा हुआ। क्योंकि या तो वो ऐसा डॉक्टर बनेगा जो अच्छे से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उसके तहत अच्छे से इलाज नहीं हो पाएगा, या तो वो ऐसा टीचर बनेगा जो अच्छे से, जो आने वाले युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको शिक्षा में जिस तरीके से कमजोर पक्ष के रूप में उनको तैयार किया जाएगा। सीधा सीधा ये सरकार इनको बढ़ावा दे रही है, जिनके तौर पे एक अमीरों की राजनीति के तौर पे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और नीट केस में लातूर से गिरफ्तारी पर खुलासा, गिरफ्तार आरोपी
जलील से मिले इलेक्ट्रॉनिक सबूत आज जलील पठान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली के एक शख्स से भी तार जुड़े हैं। जांच जारी है इसकी। महाराष्ट्र में 3 फरार आरोपियों की तलाश में कई टीमें हैं। तो नीट केस में लातूर से भी गिरफ्तारी हुई है और इस पर एक बड़ा खुलासा। गिरफ्तार आरोपी जलील से कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं और इन सबूतों को खंगाला जा रहा है। दिल्ली के एक शख्स पर भी शक है और इसको लेकर भी जांच आगे बढ़ रही है। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस पेपर लीक के कितने सरदार हैं, कितने किरदार। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में है लगातार सीबीआई, जिसकी तफ्तीश आगे बढ़ रही है। सीबीआई टीम पटना में ईओयू के दफ्तर पहुंची। कुछ गिरफ्तार लोगों को दिल्ली भी ला सकती है सीबीआई, जो जानकारी सामने आ रही है। ईओयू ने अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चिंटू कुमार ने कुछ नामों का खुलासा भी किया है। चिंटू ने 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए थे। लातूर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस की एफआईआर में 4 लोगों का नाम सामने आया है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, 3 फरार। और एक और अहम खबर है, महाराष्ट्र से नीट पेपर लीक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के 3-4 जिलों तक फैला नीट का जाल। नांदेड़, लातूर, धाराशिव, कोल्हापुर में पड़ताल चल रही है। सभी 4 जिलों में एटीएस लातूर पुलिस की जांच जारी है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ताजा अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। इस वक्त जांच कहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के 3-4 जिलों तक अब नीट पेपर लीक में जो पूरी धांधली हुई है उसका जाल फैलता हुआ हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो जलील पठान नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है, उसके मोबाइल फोन को खंगालने के बाद में कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें पुलिस को पुख्ता तौर पर इस बात की जानकारी मिली है कि नीट मामले में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह शख्स शामिल था, क्योंकि पैसे के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। साथ साथ में हॉल टिकट लगभग 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों के मिले हुए हैं जलील पठान के मोबाइल से। साथ साथ में कई ऐसे बीच के एजेंट, जिन्हें बिचौलिया कहते हैं, उनको लेकर भी जानकारियां मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 ऐसे शख्स और हैं जिनके नाम पर नामजद एफआईआर की गई है। ये 3 के तीनों ही लोग इस वक्त फरार हैं और एटीएस साथ में लातूर पुलिस भी इन तीनों लोगों की जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक इनको लेकर कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 3 लोगों में एक शख्स दिल्ली का रहने वाला है, मूलतः दिल्ली का है। उसकी क्या भूमिका है, किस तरह से उसके तार जो है लातूर से जुड़े हुए हैं, उसके संपर्क में कौन आया, जिसके चलते नीट का पेपर महाराष्ट्र लातूर तक पहुंचा। और लातूर तक ये पूरा दायरा सीमित नहीं है। लातूर पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि लातूर से लेकर उस्मानाबाद, बीड़, कोल्हापुर, 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहां पर नीट के जो पेपर लीक हुए थे उससे जुड़े हुए मामले गए हैं। तो इन चारों ही जिलों में एटीएस और लातूर पुलिस की कई टीमें जो है इस वक्त जांच कर रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव बता रहे हैं कि सीबीआई जांच में अब तक किन किन बातों का खुलासा हुआ है और इसके जाल कहां तक फैले हुए नजर आ रहे हैं। टीवी 9 से बोले हजारीबाग ओएसिस स्कूल के प्रबंधक, ईओयू को हर सहयोग के लिए हम तैयार हैं, ये एहसानुल हक की तरफ से कहा गया है। स्कूल को 15 से 30 मिनट पहले पेपर मिले, लीक पे जो शामिल है उस पर कार्रवाई हो, ये बात भी कही गई। क्या कुछ जांच करने के लिए? जी, 21 तारीख को ईओयू की टीम हजारीबाग आई थी। उन्होंने हमारे यहाँ जांच किया, कई सारे संस्थाओं में और जांच किया और जांच करके वो चले गए। नॉर्मली एक मामला आया था कि एक बुकलेट बरामद हुई थी पटना में, तो जिस बुकलेट का नंबर हजारीबाग से कहीं ना कहीं जुड़ा था। इत्तेफाक ये है कि वो बुकलेट जो था वो सेंटर हमारे सेंटर का था, ठीक है, जहाँ पे उस बुकलेट में उसी दिन एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया। उस बच्चे से भी उन लोगों ने मुलाकात किया और सब कुछ पूछा। तो अल्टीमेटली एक मामला आता है कि जिस बुकलेट पे यहाँ एग्ज़ाम हुआ वो बुकलेट वहाँ अवेलेबल कैसे हो गया। तो ये मामला है शायद 1 दिन पहले का। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर रिसीव करते हैं 5 तारीख को एग्ज़ाम वाले दिन बैंक से, और रिसीव करने के बाद वो कई सारे स्टेक होल्डर्स के निगरानी में रहता है। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ होने की चांसेस नहीं। ये 5 तारीख है, अगर 1 दिन पहले वो पटना पहुँचा है तो कैसे पहुँचा है ये जांच का विषय है। मतलब है कि जो एग्ज़ाम
हुआ है वो आप स्कूल के प्रबंधक पे जो आरोप लगा है उस आरोप को आप बेबुनियाद बनाते हैं और लापरवाही को जिम्मेवारी ठहराते हैं। कम्प्लीटली बेबुनियाद है, क्योंकि इतने सारे स्टेक होल्डर्स के सामने यहाँ सारा काम हुआ। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ था तो ऑब्वियसली उस दिन इस बात का कहीं ना कहीं से रिपोर्टिंग आता, लेकिन हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ी लापरवाही 5 तारीख से पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है। और जब यहाँ तक क्वेश्चन की बात आ रही है तो मालूम ये हो रहा है कि क्वेश्चन 5 तारीख से पहले ही होना चाहिए। और पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। जांच के लिए सीबीआई की एक टीम पटना पहुंची है। नीट पेपर लीक मामले में केस दर्ज होने के बाद सीबीआई का एक्शन जारी है। आज सुबह सीबीआई टीम के 2 सदस्यीय मामले की जांच के लिए बिहार आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस भी थी। मामले में पहला केस शास्त्री नगर थाने में दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों को पूछताछ के लिए दिल्ली ला सकती है। सीबीआई के अधिकारी ईओयू से इस मामले में जुटाए गए सबूत भी ले सकते हैं, जिनमें एक मकान से बरामद किए गए जले हुए प्रश्न पत्र, गिरफ्तार लोगों के मोबाइल फोन, सिम कार्ड, आगे की तारीख वाले चेक, एनटीए से जब्त किए गए प्रश्न पत्र भी शामिल हैं। मामले में आरोपी सिकंदर यादवेंदु की पहचान इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में हुई है, जो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कल ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने से पहले बिहार इकाई इस मामले की जांच कर रही थी। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नीट विवाद पर एनएसयूआई का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग एनएसयूआई के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की आप तस्वीरें देखिए, कैसे यहां पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उसको भी पार करने की कोशिश की गई है। और अभिजीत इस वक्त हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्या हो रहा है वहां पर, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार यहां पर बैरिकेडिंग को तोड़कर पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग भी किया, हल्का लाठीचार्ज भी किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल तमाम इन कार्यकर्ताओं को यहां से पीछे हटा रहे हैं। इनकी असेंबली को यहां पर अवैध करार दे दिया गया है। इनको सीमित समय के लिए और सीमित दायरे में अनुमति मिली है, तो उसके बावजूद भी लगातार बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और उसके अलावा इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से सुरक्षाकर्मी हटाते हुए दिखाई दे रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि डीसीपी न्यू दिल्ली जो है अनाउंसमेंट करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं लोगों को कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से आप लोग अभी यहाँ से चले जाएं। आप लोगों की लीडर्स को डिटेन कर लिया गया है। आपकी असेंबली को इलीगल करार दिया जाता है। ये नई दिल्ली के डीसीपी है जो आप लोग चले जाएं यहाँ से। आप लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं। कर रहे हैं कि वो यहाँ से पीछे हो जाए, तो जो पीछे कार्यकर्ता थे उनको यहाँ पे खदेड़ने का काम जो है वो सुरक्षाकर्मी आपको करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कुछ 50 की संख्या में कार्यकर्ता जो बैरिकेडिंग को पार किए थे, जिसमें कि वरुण चौधरी एनएसयूआई के अध्यक्ष वो भी शामिल थे और उनको हिरासत में लिया गया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से, देखिए सुरक्षा कर्मियों के साथ वो यहीं पे धरना पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं और उनको उठा के यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस प्रदर्शन को जारी रखें और यहाँ से आगे ले जाने की कोशिश करें, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने अब हल्के बल का प्रयोग करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। थोड़ी बहुत यहाँ पर धक्का मुक्की दिखाई दे रही है और इससे पहले हल्की लाठीचार्ज की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर इस तरह की एक तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। सैकड़ों की संख्या में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे, उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन जैसे ही प्रदर्शन उग्र होना शुरू हुआ उसके बाद पुलिस ने इस प्रदर्शन को अवैध करार दे दिया और अब यहाँ से कार्यकर्ताओं को वापस खदेड़ा जा रहा है। हालांकि वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई थी कि किसी भी तरह की अगर ऐसी स्थिति होती है, कोई अराजकता करने की कोशिश करता है तो उन्हें नियंत्रित किया जा सके। और अब वही काम सुरक्षा कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो नियम थे तय किए गए थे उसके खिलाफ यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने काम करने की कोशिश की। बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और बैरिकेडिंग से कूदकर उस पार आगे मार्च को बढ़ाने की भी कोशिश उनके द्वारा की गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें यहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया है और दर्जनों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो बहरहाल यहाँ अतुल ग्रोव रोड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से इन्हें खदेड़ा जा रहा है। जी, तो कार्यकर्ताओं को समझाने की तमाम जो कोशिशें हैं फिलहाल विफल नजर आ रही हैं। किस तरीके से जोरदार हंगामा नीट के विषय पर इस वक्त किया जा रहा है ये आप देखिए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जिन्हें आरएएफ की टीम वहां से ले जाने की कोशिश कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि ये लोग हंगामा ना करें और फिलहाल इस जगह से हट जाएं, क्योंकि ये बताया गया है कि जो आपके टॉप लीडर्स हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बावजूद इसके ये कार्यकर्ता नहीं मान रहे।
तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा बरपा है। ईओयू चिंटू से लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में इसने कई अहम खुलासे किए। बताया जाता है कि नीट सेटिंग में शामिल कुछ लोगों के नाम का खुलासा हुआ है। पटना के खेमनी चौक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर अटवाने का जिक्र सामने आया। चिंटू ने बताया कि यहीं पर उसने वाईफाई प्रिंटर की मदद से 10 से 12 फोटोकॉपीज किए थे। रॉकी के माध्यम से सबसे पहले बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का उत्तर आया था। मास्टरमाइंड अतुल वत्स, अंशुल सिंह समेत अन्य के सीधे संपर्क में रॉकी ही था। उसकी ही जिम्मेदारी चिंटू के माध्यम से बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई करने की थी। चिंटू ने जिस रॉकी का जिक्र किया है वो बिहार के नवादा का रहने वाला है और रांची के कडरू रोड में एक रेस्टोरेंट चलाता है। ईओयू ने रॉकी की तलाश में झारखंड के रांची और हजारीबाग समेत कुछ अन्य स्थानों पर बीती रात भी छापेमारी की है। चिंटू ने संजीव मुखिया गैंग के कुछ लोगों को भी नीट का प्रश्न पत्र दिया था, जिसके कुछ छात्र भी झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा दे रहे थे। पेपर लीक को अंजाम देने के लिए चिंटू ने 5 मोबाइल फोन और कई कंपनियों के सिम कार्ड फर्जी कागजात पर खरीदे थे। सिकंदर और बाकी के पकड़े जाने पर उन सिम को तोड़कर एनआईटी घाट पर उसने फेंक दिया था। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने एक अभ्यर्थी से पूछताछ की है। इसके अलावा अब तक इस टीम ने 3 अभ्यर्थियों से पूछताछ पहले ही की है। नीट पेपर लीक में जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने कई अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ की है। बिहार के सहरसा का रहने वाला सोनू कुमार भी अपने पिता के साथ ईओयू दफ्तर पहुंचे। ईओयू ने सोनू कुमार को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईओयू दफ्तर पहुंचे सोनू और उसके पिता का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आजकल चल रहा है पेपर लीक या जो भी, इसमें पूछने के लिए बुलाया गया था और कुछ नहीं, इससे ज्यादा मेरे को कुछ पता ही नहीं। क्यों बुलाया गया, क्या लगता है आपको? मेरे को क्या लगता है, मेरे को कुछ पता नहीं। मेरे सेंटर में मैं ऐसा कुछ देखा नहीं। जो पत्र भेजा गया उसमें क्या कहा गया? आप लिए हुए हैं वही लोग, हम आ रहे हैं फिर थोड़ा मिल करके। सोनू को ईओयू ने 19 जून को ही बुलाया था, लेकिन वो कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो आज ईओयू के सामने पेश हुआ। नीट पेपर लीक मामले में अब तक ईओयू ने 3 अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि अब तक 9 अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर बुलाया गया है। और नीट पेपर लीक मामले में आरोपी संजीव मुखिया को लेकर आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी का दावा है कि संजीव के संबंध जेडीयू के कई बड़े नेताओं से। नीट पेपर लीक मामले में रोज रोज नए खुलासे के बाद सियासी वार पलटवार भी जारी है। आरजेडी ने स्क्रैप से 68 पेपर मिलने पर शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे हैं। 68 सवाल रद्दी से, स्क्रैप से वही मिले हैं। अब इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, कहां हो भाई? क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आरजेडी ने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में किन संजीव मुखिया के किन राजनीतिक दलों से संबंध है। आरजेडी ने कई नेताओं के साथ संजीव मुखिया और उसके परिवार की फोटो भी दिखाई है। जदयू की बड़ी नेत्री है, चुनाव लड़ चुकी है। ये आपके समक्ष तस्वीर है, मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? आरजेडी नेता मनोज झा ने दावा किया है कि संजीव मुखिया की पत्नी जेडीयू से चुनाव भी लड़ चुकी है। और वहीं यूजीसी नेट की अगर बात की जाए तो बिहार के नवादा में यूजीसी नेट मामले की जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम पर हमला हो गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमले का वीडियो जारी करके सरकार पर तंज भी कसा। यूजीसी नेट परीक्षा लीक मामले की जांच के लिए नवादा पहुंची सीबीआई और पुलिस टीम पर हमले के बाद सियासत गर्म है। आरजेडी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपके पावन सानिध्य में बिहार में व्याप्त जंगल राज का नजारा देखिए। नवादा में यूजीसी नेट पेपर धांधली की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम पर हमला। पेपर लीक आपकी सरकार में, सीबीआई पर हमला आपकी सरकार में और जंगल राज किसी और का। दरअसल शनिवार शाम सीबीआई की टीम नवादा पुलिस के साथ मुरैना के कासियाडीह गांव पहुंची थी और जब टीम वापस लौट रही थी, इस दौरान आरोपियों के घर वालों और 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने सिविल ड्रेस में पहुंची सीबीआई टीम को नकली बताते हुए घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज किया है।
थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सीबीआई टीम पर हमले में 8 आरोपी नामजद हैं और 150 से लेकर 200 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने एक युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। और आज संसद सत्र की शुरुआत से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी, देश चलाने के लिए सहमति जरूरी, सबको सरकार साथ लेकर चलना चाहती। जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, कल आपातकाल के 50 साल पूरे, लोगों को जेलों में बंद किया गया। 50 साल पहले लोकतंत्र पर काला धब्बा, अब कोई आपातकाल नहीं लगा सकता। 25 जून न भूलने वाला दिन। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इधर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी संविधान के खिलाफ चल रही है। This is not anything against the personality. You have a senior most member who coming from the grassroots level, suffering all the pains and agony of the social evils. You have a member, eighth term member. And what is the disqualification of him not making as a pro tem speaker? This is also a clear mindset of, this is also a clear show of BJP mindset. Therefore, we don't want to cooperate with that. पुरानी परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं का निर्वहन सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार मनमानी कर रही है। पहले भी इन्होंने मनमानी की है और मुझे लग रहा है कि जनता सब कुछ देख रही है। हमारे देश की परंपराओं का, संविधान की व्यवस्थाओं का अगर उनसे कोई खिलवाड़ करेगा तो जनता उनसे हिसाब करेगी। और संसद के पहले दिन विपक्ष ने अपने कड़े तेवर दिखाए। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने संसद परिसर में संविधान की कॉपी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से नाराज सोनिया गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेता संविधान की किताबें लेकर पहुंचे। संसद के पहले दिन ही नेताओं ने सरकार पर संविधान तोड़ने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। पीएम मोदी के शपथ लेने के दौरान भी विपक्ष ने सदन में संविधान की कॉपी लहराई। इसमें टीएमसी के नेता भी शामिल थे। मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे,
कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं, वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। कोई भी पोस्ट में बैठाना की बात हो, किसी दूसरी की बात हो, कांग्रेस बहुत बार परंपरा तोड़ चुकी है और जिन्होंने इमरजेंसी जैसी चीज को इम्पोज किया है उनको परंपरा की बात नहीं करनी चाहिए। संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। उन्होंने कार में संविधान की कॉपी दिखाई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत के संविधान को कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। विपक्ष के सांसदों को देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने पकड़ा था। सर, आपको लगता है आपका संदेश जाएगा? संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। सर, वो कह रहे हैं कि कल काला दिवस है, कल इमरजेंसी की बात भी कर रहे हैं। और ये देखिए सर, प्रोटेम स्पीकर पे भी बात हो रही है। केंद्र सरकार ने कल कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाने का फैसला किया है और कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरने का फैसला किया है। और प्रोटेम स्पीकर को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। इस पर सांसद मनीष तिवारी से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बात की। सदन में भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई और उसके बाद 18वीं लोकसभा का पहला खास सत्र शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर आज से कल तक सभी मंत्रियों और सांसद शपथ और अन्य गतिविधियों को चलाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर पर अपना विरोध नहीं छोड़ा। जो संसद की परंपरा है वो कहती है कि जो 8 टर्म के जीते हुए एमपी हैं सुरेश जी, उनको प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था। तो हमारा सिर्फ विरोध इस बात पे है कि जो संसद की मर्यादाएं और परंपराएं हैं उनको भंग नहीं किया जाना चाहिए। सरकार का ये तर्क है कि जो भर्तृहरि मेहताब है वो लगातार 7 बार रहे हैं, जबकि के सुरेश जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका जो भले 8 बार के सांसद है लेकिन उनका ब्रेक हो गया था टर्म। ऐसा है कि जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल की वो बात कर रहे हैं उस तर्क में बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बात साफ है कि 8 टर्म का मतलब 8 टर्म। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव भी आज अपने सांसदों के साथ संविधान की कॉपियां लेकर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से भी उनकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच क्या बातें हुई हैं, आप रिपोर्ट में देखिए। सिर पर लाल टोपी, गले में गमछा और हाथों में संविधान लिए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दिन अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत समाजवादी पार्टी के सभी सांसद सदन पहुंचे और कांग्रेस की तरह ही विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता दोनों के हाथों में संविधान थे। मकसद एक, कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद की सीढ़ियों पर मिले। मुलाकात के बीच दोनों ने हाथ भी मिलाए, लेकिन देखिए, खड़गे ने केवल हाथ मिलाने की रस्म अदायगी भर निभाई, केवल उंगलियां छुआई और फिर खड़गे साहब आगे बढ़ गए। सोनिया गांधी से भी अखिलेश ने कुछ बातें की और बगैर रुके वो आगे निकलती गई। और इस बीच तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने का जश्न विदेशों में भी मनाया जा रहा है। कहां से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें लंदन की है, जहां धूमधाम से बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने लंदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत माता जय के नारों के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाचते गाते हुए भारत में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का जश्न मनाया। इस जश्न में स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने काम के दम पर तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। Who has seen in his village poor women defecating in the open, and he built
toilets for 110 million poor Indian families. That was told, चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण महिलाओं के हालात को देखते हुए 1,10,000 घरों में शौचालय बनवाए। 450 से 500 लोग आ गए यहाँ पे कि एक सोच कि कितना लोगों में उत्साह है, कितना मोदी जी के लिए प्यार है। आपने जो आज वोट देकर मोदी जी को चुन के लाए हैं, ये हमारी तरफ से एक वोट ऑफ थैंक्स है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के अनशन का चौथा दिन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक हरियाणा दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं देगा, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। दिल्ली में गहराते जल संकट के लिए दिल्ली सरकार सीधे तौर पर हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली के जल संकट को लेकर आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की वजह से पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। 100 MGD पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। और आतिशी के स्वास्थ्य पर आम आदमी पार्टी का पोस्ट, आतिशी का स्वास्थ्य बिगड़ा, वजन और ब्लड प्रेशर कम हुआ है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। कीटोन लेवल आज भी पॉजिटिव रहा है। डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। तो आतिशी के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने बयान जारी किया है और कहा है कि उनका वजन कम हुआ है, आतिशी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और वजन और ब्लड प्रेशर कम हुआ है। कीटोन लेवल आज भी पॉजिटिव है। तो दिल्ली में पानी की समस्या बरकरार है। लोगों को टैंकर के पानी के भरोसे रहना पड़ रहा है, लेकिन आज भी लोगों को मुसीबत लगातार झेलनी पड़ रही है। आप देखिए हालात। करीब 2 हफ्ते से ज्यादा समय से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरकेश नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पानी के टैंकर से पानी निकालने के लिए आपाधापी और मारामारी मची हुई है। लोग टैंकर की छतों पर चढ़कर पाइपों के जरिए पानी निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पाइप नहीं होते, वो बगैर पानी के ही रह जा रहे हैं। पिछले गर्मी में रोज टैंकर आता था, इस गर्मी में आ ही नहीं रहा टैंकर, एक दिन बाद आता है, कहाँ से होगा। आप दिल्ली के चिल्ला गांव की ये तस्वीर देखिए, लोग पानी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लोगों की शिकायत ये है कि सालों से ये समस्या बनी हुई है। लोगों ने कई बार शिकायतें की कि पाइपलाइन बिछाई जाए जिससे उनके घरों तक पानी पहुंचे, लेकिन मांगों को अनसुना किया गया। गर्मी को पानी की कमी हो रही है, बच्चे सब लाइन में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या है पानी की यहाँ पे। मेरे को तो कम से कम हो गए यहाँ 8-10 साल, तो जब से ही मैं देख रहा हूँ कि परेशानी टैंकर से ही पानी भरा जाता है। जल मंत्री अनशन पर बैठी हैं, जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने मोर्चा संभाला है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में लोगों की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। और एक अहम खबर, इस बार सऊदी अरब की भीषण गर्मी हज यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हुई। इस साल 1300 से ज्यादा हज यात्रियों की गर्मी की वजह से जान चली गई। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब में इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से हज यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस साल सऊदी अरब का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सऊदी अरब की भीषण गर्मी हज यात्रियों की मौत की एक सबसे बड़ी वजह बना। पिछले हफ्ते सऊदी के मक्का मदीना का पारा 51.8 डिग्री दर्ज किया गया था। मक्का मदीना में दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी पारा 40 डिग्री के आसपास बना रहा। हर साल करीब 20 लाख लोग हज के लिए मक्का मदीना पहुंचते हैं। जर्नल ऑफ इन्फेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक हज के लिए कम आय वाले देशों से लाखों लोग आते हैं, जिनमें से कई को हज पूर्व स्वास्थ्य देखभाल सेवा बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हज यात्री संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन इस बार गर्मी लोगों की मौत की बड़ी वजह बनी। जॉर्डन और ट्यूनीशिया समेत कई देशों ने कहा है कि उनके कुछ यात्रियों की मौत मक्का मदीना के पवित्र स्थलों पर पड़ने वाली गर्मी के कारण हुई। इस साल हज यात्रा 14 जून से 19 जून तक जारी रही। इस दौरान भीषण गर्मी पड़ी। इस साल हज यात्रियों की मौत की सबसे बड़ी वजह भी यही बनी।
ब्रज की महारानी श्री राधा रानी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आज महापंचायत होने जा रही है। प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से साधु संत और ब्रजवासी आक्रोशित है। आज मथुरा के बरसाना में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 3 घंटों की एक महापंचायत हो रही है। पंचायत में इस बात पर चर्चा होनी है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जो कुछ भी कहा है उससे लोग नाराज क्यों हैं। महापंचायत में प्रदीप मिश्रा को दंड सुनाने की बात भी सामने आई है। वहीं प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं उन सभी को लेकर उनके पास उसके पुख्ता प्रमाण है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि उन्होंने राधा रानी का अपमान नहीं किया है, ना ही उन पर कोई विवादित टिप्पणी की है। आज की महापंचायत में पंडित प्रदीप मिश्रा को भी निमंत्रण दिया गया है। ब्रज के धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती भी दी है। प्रदीप मिश्रा ने एक वीडियो के जरिए कहा है कि वो अभी नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास लगातार कथा की तारीख लिखी हुई है। 3-4 महीने बाद जैसे ही समय मिलेगा वो ब्रज में जरूर आएंगे। राधा रानी पर विवाद बयान पर मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज ने प्रदीप मिश्रा पर तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि वो राधा तत्व को जानते ही नहीं। ऐसे में रस मंडप गहरवन में होने वाली महापंचायत में आज क्या फैसला होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने को लेकर पुलिस के साथ स्थानीय लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लोगों ने डोर टू डोर वेरिफिकेशन को सही ठहराया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट है। बेस कैंप के पास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस संदिग्ध लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन में है। बेस कैंप के नजदीक रहने वाले तमाम घरों में जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया गया। दुकानदारों को ताकीद की है। साथ ही पुलिस ने संदिग्धों को देखते ही पुलिस को खबर करने के लिए नंबर भी दिए हैं। हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए पुलिस हर स्तर पर एहतियात बरत रही है। लोगों ने पुलिस की पहल की सराहना की है। थोड़ी सिक्योरिटी के लिए मतलब कि हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे हालात बन रहे हैं उसी की वजह से कभी सिक्योरिटी के लिए कोई आउटसाइडर आए, कोई ऐसे तंग ना करे यात्रा को आके, उसी की वजह से सर बस। अच्छी पहल मानते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छी है पहल है। ये पुलिस हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस जो हमें कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। रात को लड़के घूमते हैं इधर 3-4 हमने बहुत बार देखा। एक बार मगर भी पड़े हैं उसके, किसी के घर से मोबाइल भी उठा कर ले गए हैं। हाँ। अब क्योंकि पुलिस ने नंबर दिया है। हाँ, पुलिस ने नंबर दिया। अब जब कोई आएगा तो हम उधर फोन करेंगे। और वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मामले पर TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट आती है। बाबा बर्फानी की यात्रा 29 जून को शुरू हो जाएगी। 28 जून को पहला जत्था जो है वो जम्मू से रवाना होगा। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को पूरा चाक चौबंद किया गया है। लोगों से पूछा जा रहा है कहीं आपके घर में कोई किराएदार तो नहीं। अगर आपने किराएदार रखा है तो उसकी वेरिफिकेशन अगर आपने की है तो वो साझा करें। उसके साथ साथ आपको बता दें कि पहली बार इस तरीके की जो पहल है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। पुलिस के जवानों को, ऑफिसर्स को देख सकते हैं हर घर में यहाँ पर जाकर जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध यहाँ पर दिखता है तो तुरंत पुलिस को इत्तला करे। ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये भगवती नगर का इलाका है और यहीं पर बाबा बर्फानी का जो पहला बेस कैंप है जम्मू में, वहाँ के आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो कर रही है। और यूपी के बरेली से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। यहां बिरयानी के चिकन लेग पीस को लेकर बवाल मच गया। दूल्हे और बारातियों की जमकर पिटाई हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों तरफ से कुर्सियां चली हैं, बर्तन फेंके गए। नवाबगंज इलाके की ये पूरी घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सरताज बारात घर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए। बिरयानी में लेग पीस नहीं मिला, चिकन की कमी हो गई तो कैसे दो गुट आपस में भिड़ गए। कुर्सियां चलने लगी, बर्तन फेंके जाने लगे। बिरयानी के लेग पीस के लिए कैसे लात घूंसे चल रहे हैं दो गुटों के बीच, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बरेली के नवाबगंज की ये घटना है, सरताज बारात घर की, जहां पर लेग पीस को लेकर जूतम पैजार हो गई।
अमेरिका में गन कल्चर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हुई वारदात में एक भारतीय इसका शिकार हो गया। उस पर एक रिपोर्ट। तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास राज्य की हैं, जहां सिगरेट का एक पैकेट भारतीय युवक की मौत का कारण बन गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सन की सुपर स्टोर में दाखिल होता है और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। कुछ सेकंड में वो सिगरेट का पैकेट लेकर फरार हो जाता है। पूरी वारदात स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमलावर फायरिंग करता हुआ साफ नजर आ रहा है। मृतक की पहचान दसारी गोपीकृष्ण के रूप में हुई है, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के बापटाला जिले का रहने वाला है और अमेरिका के एक सुपरमार्केट में काम करता था। वो 8 महीने पहले ही अमेरिका गया था। घटना की खबर सुनने के बाद से ही उसके परिजन सदमे में हैं और उसका रो रो कर बुरा हाल है। ह्यूस्टन में भारतीय दूतावास ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि वो मृतक के स्थानीय परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं। उन्हें हर संभव मदद की जा रही है। गोपीकृष्ण की मौत पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। और सेना की त्रिशक्ति कोर के इंजीनियर्स ने सिक्किम में 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है, जिससे वहां के लोगों को बड़ी राहत मिली है। नॉर्थ सिक्किम में बना ये सस्पेंशन ब्रिज नहीं, सेना की त्रिशक्ति कोर के मजबूत इरादों का नमूना है। सेना की त्रिशक्ति कोर के इंजीनियर्स ने सिक्किम में 150 फीट का सस्पेंशन ब्रिज बनाया। सैन्य इंजीनियरों ने चुनौती भरा काम 48 घंटे से भी कम समय में कर दिखाया। इस पुल के बन जाने के बाद भारी बारिश की वजह से संपर्क से कटे सीमावर्ती गांव को फिर से जोड़ दिया गया है और वहां रहने वाले लोगों को राहत मिल रही है। इस पुल के बनने के बाद अब लोग आसानी से नदी पार कर एक छोर से दूसरी छोर तक आ जा रहे हैं। इससे पहले भी सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने बाढ़ में फंसे सैकड़ों पर्यटकों को बचाने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ज्यादातर रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए और जो रास्ते बचे हैं वो तालाब में तब्दील दिख रहे हैं।